एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही स्पेशल सेशन में। सो गाइज, आज के सेशन के अंदर मैं बात करने वाली हूं कि ये CUET है क्या, क्यों ये ज़रूरी है आपके लिए, और इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कब एग्जाम होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर अभी ड्रॉपर हैं, बेसिकली अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस चैनल को, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी CUET की क्लास 12th की दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं पहले इस CUET के बारे में कि CUET है क्या। तो अगर बच्चों मैं आपको बताऊं CUET क्या है, तो देखो CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये होता है CUET। ठीक है, CUE और T। अब ये CUET एग्जाम जो है ये देता कौन है, और ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यों लेकर के आया गया है। तो देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हर एक बच्चे को एक फेयर चांस मिले, एक अच्छी जगह से पढ़ाई करने का, एक अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने का, ठीक है, और अल्टीमेटली अपना करियर बनाने का। सो इस वजह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका यही उद्देश्य था कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म सभी बच्चों को मिल सके। अब CUET जो है वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है और एग्जाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगर मैं अभी 2023 की बात करूं, जाहिर सी बात है अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 2024 में अपनी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, और उसी के बाद 2024 में वो क्या करेंगे, वो देंगे CUET का एग्जाम भी। तो 2024 के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो अभी लगभग 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 250 से ज़्यादा ही हैं, ठीक है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब के सब जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET के स्कोर के बेसिस पर ही आपको आपके अपने कॉलेज में एडमिशन दे रही हैं। तो अब चाहे फिर वो DU हो, चाहे फिर वो BHU हो, चाहे फिर वो JNU हो, चाहे फिर वो जामिया हो, चाहे फिर वो AU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको CUET का एग्जाम देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम में आपके जितना स्कोर आता है उसके स्कोर पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स मिल सकता है या मिल रहा है। ठीक है, अगर आप ये नहीं देते हैं ये टेस्ट, तो जाहिर सी बात है आप उन बड़ी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, या मैं बोलूं तो अपने सपनों के कॉलेज में नहीं जा पाओगे। तो आपको ये जो है यही एक रास्ता है, इसी एक गेट के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। ये एग्जाम देकर के ही आप आगे जाकर के वो चमचमाती हुई इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकते हो, वहां पे पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये एग्जाम इस वजह से आपके लिए बन जाता है बहुत जरूरी। अब 2023 के हिसाब से देखें तो 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी CUET के स्कोर पे एडमिशन दे रही है। अब ये जो नंबर है ना, हल्के में मतलब, ये सबसे बड़े लेवल का एग्जाम बन चुका है, और ये आगे जाकर के और बड़ा जो है इसका विकराल रूप अभी हम देखेंगे, क्योंकि 2024 में ये और तेजी से इसमें यूनिवर्सिटीज जो है और इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे और ये एग्जाम और बड़ा बन जाएगा। ये एक ऐसा एकमात्र एग्जाम बन जाएगा, और इसका उद्देश्य भी वही है। ये एक ऐसा एक एग्जाम बन जाएगा कि जिस एग्जाम को देकर के आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। सो ये आपके लिए एग्जाम बन जाता है बहुत जरूरी। अब ये एग्जाम देते कौन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे होता है ये एग्जाम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेटा, अगर सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रही हूँ, ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं मैं, तो एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी कि अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर अगर आपने क्लास 12th पार भी कर ली है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप क्या हो, तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। क्लास 12th या क्लास 12th के बाद अगर आपने ड्रॉप लिया है और आप तैयारी करके बैठना चाहते हो इस एग्जाम में ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा आए, और जितना अच्छा स्कोर लेकर के आओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आप क्या है, आप ये एग्जाम देंगे। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये एग्जाम होता कैसे है, तो देखो बेटा, एग्जाम का जो मोड है ना, ये एग्जाम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, कैसा एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बोल लो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे और आपको वहीं पर आंसर करना है, उसी पे टिक मार्क करना है। ये पूरा का पूरा टेस्ट जो होता है बेटा वो MCQ बेस्ड होता है। ठीक है, पूरा का पूरा टेस्ट आपका MCQ बेस्ड होता है। आप अपनी क्लास 12th का एग्जाम जब देते हैं, ठीक है, अगर मैं बताऊं तो बच्चे क्लास 12th का एग्जाम जो है वो बच्चों का हो जाता है कब, वो लगभग आप क्लास 12th का एग्जाम जो है वो आप कह सकते हो कि
फेब से मार्च के बीच में आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, है ना। तो फेब से मार्च के बीच में एग्जाम्स देने के तुरंत 1 से 1.5 महीने के बाद आपका CUET का टेस्ट होता है, आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। और इसकी डेट भी आ चुकी है, 15 मई से लेकर के 31 मई तक ये आपका जो टेस्ट है ये चलने वाला है, ठीक है। सो ये आपकी डेट्स ऑलरेडी NTA जो है वो अनाउंस कर चुका है कि ये 15 दिन ये आपका एग्जाम चलेगा CUET का। सो आप खुद ही देखो कि आपके पास मार्च में आपका पेपर खत्म होता है, अप्रैल का कुछ ऐसा टाइम आपके पास महीना बचता है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें बच्चे बेहद जोरों से मेहनत करते हैं पूरी शिद्दत के साथ और CUET क्रैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्लास 12th भी आपको करनी है और क्लास 12th के साथ साथ आपको CUET की तैयारी भी करनी है, क्योंकि यही है वो एग्जाम जो आपको अब आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाएगा। MCQ बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर पे होने वाला है। अब यहां पर जो है हिंदी माध्यम के बच्चे सोचने लग जाते हैं कि मैम हमें तो नहीं आती इंग्लिश, ये एग्जाम के इंग्लिश में होगा, हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम तो हिंदी से पढ़े हैं, हमारे तो जितने भी सब्जेक्ट्स रहे हैं वो तो सारे हिंदी में है ना, हमने तो मैथ्स नहीं, हम तो गणित पढ़ते हैं, तो हम कैसे ये टेस्ट देंगे, हमें तो नहीं समझ में आती इंग्लिश। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम को हिंदी मीडियम से भी दिया जा सकता है, यानी कि आपके जो टेस्ट है, आपके जो सवाल हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में ही आएगा, ठीक है। तो आप उसका जवाब भी हिंदी में ही देंगे, जैसे कि अर्थशास्त्र का अगर आप पेपर दे रहे हो, गणित का दे रहे हो, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो वो इंग्लिश की नहीं बल्कि हिंदी की जगह में आएगा, हिंदी भाषा में आएगा। तो आप उसके लिए ना ऑलरेडी फॉर्म फिल करते वक्त आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्म फिल करते वक्त अपना मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी पेपर दिया जा सकता है और अलग अलग भाषाओं में भी दिया जा सकता है भाई, ठीक है। सो हिंदी मीडियम में भी आप दे सकते हो, ओके। अब यहां पर बात आती है कि ये जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मैम CUET का अगर एग्जाम हमारा 15 मई से होने वाला है तो फिर हमें कब इसके लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए, है ना, क्या अभी करनी चाहिए या फिर मैं अपना पहले बोर्ड्स पे फोकस करूं और उसके बाद CUET की तैयारी करूं। तो बेटा सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो अगर आप सोच रहे हो कि पहले बोर्ड्स पे फोकस करता हूं फिर CUET की तैयारी करता हूं। एक्चुअल में CUET का जो पूरा सिलेबस है जो अभी मैं डिस्कस करने ही वाली हूं वो सारा का सारा क्लास 12th का ही है। आप कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो, आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से उस पर महारत हासिल कर लो, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट्स आपको CUET में मदद करेंगे, ठीक है। वही नॉलेज जो आप अभी ले रहे हो वो आपको CUET में हेल्प करने वाली है। बस फर्क इतना आ जाता है, क्लास 12th में आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, आंसर राइटिंग होता है, और यहां पर CUET में MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे 4 ऑप्शन, डायरेक्ट आपको आंसर वहां पे टिक मार्क करना रहेगा। सो यही है, बस इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, MCQ बेस्ड रहता है ना, और नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। क्लास 12th में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आप लोगों की, यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है CUET के अंदर। सो पढ़ाई लेकिन आपको वही करनी है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई कब शुरू करनी चाहिए। तो बेटा अभी इसी वक्त शुरू कर देनी चाहिए पढ़ाई। अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी कोई नया टाइम आएगा, मुहूर्त निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, यही टाइम है ना। और देरी करोगे तो और ज्यादा फंसोगे और परेशान होगे और फिर इतना अच्छा स्कोर करने के चांसेस और कम कर लोगे, क्योंकि CUET मांगता है खूब सारी प्रैक्टिस। भाई तुम क्लास 12th में अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है तो वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहा होगा, है ना, इंग्लिश तो पढ़ ही रहा होगा। जाहिर सी बात है वो आगे जाकर के अगर उसे बीटेक करनी है या उसे BSc करनी है, कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है, जो भी करना है उसको, अगर वो जानता है कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो जाहिर सी बात है ना, उसको CUET का पेपर देना ही देना पड़ेगा। और CUET में वो जिन जिन सब्जेक्ट्स का पेपर देगा ये वही सब्जेक्ट्स है जो तुमने क्लास 12th में पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो उसकी नॉलेज अगर अच्छी है तो यहाँ पे भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो अभी से शुरू कर दो, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स जो अभी पढ़ रहे हो क्लास 12th में इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको आगे जाकर के उनका फायदा ही फायदा मिले, ठीक है। चलिए, सो अब हम आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट CUET का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सो बच्चे अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेती हूँ, ठीक है। एग्जाम कैसे कैसे होता है, ये टेस्ट जो है ये कैसे कैसे लिया जाता है। सो CUET जो है बेटा इसमें ना 3 सेक्शंस रहते हैं आपके पास, ठीक है। एक होगा आपका सेक्शन 1, ठीक है, फिर आपके पास आएगा सेक्शन 2 और फिर आपके पास आता है इसके बाद सेक्शन 3। अब ये 3 सेक्शन में कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 1 जो है वो बेटा एक तरीके से ना आपका यहाँ पर सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज के बारे में बात करता है, ठीक है। सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है। अब लैंग्वेज में भी A है और B है, ठीक है, A एंड B, ठीक है। A जो है इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस होती हैं और B ऑप्शन जो है इसके अंदर 20 के करीब लैंग्वेजेस होती हैं। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 के अंदर आते हैं आपके सभी डोमेन सब्जेक्ट्स। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मैम डोमेन का मतलब क्या होता है, मैं समझाती हूँ। और सेक्शन 3 में आता है आपका जनरल टेस्ट,
ठीक है, जिसको हम जीटी भी बोलते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका जनरल टेस्ट। सो बेटा ये आपका ना पेपर कुछ इस तरीके से बटा हुआ है 3 भागों में। सेक्शन 1 ए भी है, सेक्शन 1 बी भी है, ठीक है। सेक्शन 1 ए के अंदर 13 लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, जैसे कि आपकी कन्नड़, जैसे मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सारी, है ना। और सेक्शन बी के अंदर आपको बाकी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सभी लैंग्वेजेस। अब सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है, आप सेक्शन 2 के अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ये वो मेन सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन मतलब वो मेन सब्जेक्ट्स जो आप एक्चुअल में पढ़ रहे होते हो। लैंग्वेज इंग्लिश तो क्या है, इंग्लिश तो एक भाषा है, हिंदी अगर पढ़ रहे हो हिंदी भाषा है। ये वो सब्जेक्ट्स है, जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर मैं कॉमर्स के बच्चे हैं, या बायो पीसीबी वाला लेगा, कॉमर्स का बच्चा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी पढ़ेगा। अगर हमारा ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो फिर वो इकोनॉमिक्स, एसएसटी, ज्योग्राफी पढ़ रहा होगा। तो बेटा ये जो मेन सब्जेक्ट्स है ना, कोर सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो आते हैं आपके डोमेन के अंदर। और एक होता है आपका जनरल टेस्ट का पेपर, ठीक है। अब ये जनरल टेस्ट जो है, ये इसके अंदर आपका रीजनिंग, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जीके वगैरह ये सब आ जाता है। सो यहाँ पे ऐसे चलने वाला है, 3 भाग में आपके पेपर होते हैं। अब सीयूईटी में ना आप सोचोगे कि मैम हमें ये तीनों पेपर देने पड़ते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो सेक्शन 1 में ना, सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज आप पेपर अपनी मर्जी से दे सकते हो, जितने पेपर देने हो, ठीक है। अगर आपको केवल लैंग्वेज का एग्जाम देना है, आप लैंग्वेज का दे सकते हो। अगर आपको केवल डोमेन पेपर देने हैं, डोमेन का दे दो। अगर आपको केवल सेक्शन 3 का टेस्ट देना है, आप सेक्शन 3 का दे दो, ठीक है, जिसमें जनरल टेस्ट होगा। लेकिन आपको ना यहाँ पर आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। हमें इतनी भी छूट है कि अगर कोई बच्चा बोले मैं लैंग्वेज के साथ कुछ डोमेन देना चाहता हूं, दे दो। कोई बोले डोमेन के साथ जनरल टेस्ट देना चाहता हूं, लैंग्वेज नहीं दूंगा, दे दो। कोई बोले लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दूंगा, डोमेन का पेपर नहीं देना, मर्जी है आपकी। ये कैसे डिपेंड करेगा, किस चीज पर डिपेंड करता है, कौन सा पेपर देना चाहिए, क्या हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है? नहीं, आपको एक्चुअल में जानना पड़ेगा, पहले आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपका वो टारगेट कॉलेज कौन सा है ना। वो टारगेटेड कॉलेज जो है, आपका टारगेट क्या है, कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, या फिर और उन कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। जब आपके नजरों में आपका टारगेट क्लियर है, अगर कोई बोले कि मैं डीयू, बीएचयू या जामिया जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता हूँ, ये बड़ी मेरे को अच्छी लगती हैं, और मेरे को कोर्स ना कौन कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे कोर्स या तो मैं मास कॉम कर लूंगा, ठीक है, या फिर अगर नहीं हुआ तो मैं बीकॉम कर लूंगा, और नहीं हुआ तो मैं बीए कर लूंगा, ठीक है। अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट्स, आपने कोर्स सोच लिए कि मैं ये 3 कोर्स कर लूंगा इन 3 में से किसी भी कॉलेज से, ठीक है, इनमें से कोई सा भी कोर्स डीयू में मिल गया, बहुत बढ़िया, बीएचयू में मिल गया, इन तीनों में से बहुत बढ़िया, जामिया में मिल गया, बहुत बढ़िया, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको बस इतना देखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इनमें से कोई भी कोर्स करवाने के लिए कौन से एग्जाम चाहती है बच्चे से। वो चाहती है कि भाई आपने एक लैंग्वेज का टेस्ट, और उसमें भी इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी नहीं, लैंग्वेज का टेस्ट दिया है, जनरल टेस्ट दिया है, और आपने ये 3 सब्जेक्ट का पेपर और दिया है, कोर सब्जेक्ट का, डोमेन सब्जेक्ट का, तो मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। पर अगर बीएचयू बोलता है कि भाई तुमने जीटी दिया है और लैंग्वेज दिया है, मेरे लिए उतना भी काफी है ना, जामिया बोले मेरे लिए भी उतना काफी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कहां से करना चाहते हो। फिर वो यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है, वो यूनिवर्सिटी आप उनकी साइट पे जाके पता कर सकते हो, कि वो यूनिवर्सिटी खुद बता देगी आपको कि भाई आपने अगर ये एग्जाम्स दिए हैं तो हमारी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, तो आप हमारी तरफ से, है ना, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आप हमारे यहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं। तो बेटा आपका सिलेक्शन जो है कि आपको कौन से एग्जाम देने हैं, तीनों पेपर देने हैं, तीनों में से कौन से एग्जाम देने हैं, कौन सी भाषा देनी है, डोमेन में से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, कौन सा चूज करना है, वो आपके कोर्स पे और कॉलेज पे डिपेंड करता है जिसमें आप जाना चाहते हो। अब लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में आपके पास 13 ऑप्शन पार्ट ए में है, 20 ऑप्शन पार्ट बी में है, पर आप इसमें मैक्सिमम 3 लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो। अब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चुन लो, संस्कृत से लेकर, कन्नड़ से लेकर, इंग्लिश से लेकर, स्पेनिश, फ्रेंच, सब कुछ है। आप कोई भी मैक्सिमम 3 लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो। डोमेन में आपके पास 27 होते हैं टोटल सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर कंप्यूटर से लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के, है ना, सारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे होते हैं। आप इनमें से कोई भी 6 का पेपर दे सकते हो, और जनरल टेस्ट तो एक ही पेपर होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब आपके ऊपर है, आप अपने कॉलेज को देखो, आप अपनी यूनिवर्सिटी को देखो, आप उस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना चाहते हो उसको समझो, और उसके हिसाब से देखो कि वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के एडमिशन के लिए कौन से एग्जाम्स चाहती है। तो आप फिर उन एग्जाम्स को दो, उनकी तैयारी करो, उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग रखो, आपको वहां पर एडमिशन अच्छा स्कोर आने पर जरूर मिलेगा, ठीक है। सो ये तो हुआ आपका एग्जाम, कुछ इस तरीके से होता है, 3 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहां पर
एक्चुअल में हम अगर आगे देखें तो बेटा सिलेबस क्या है और क्या क्या तैयारी हमें करनी रहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो है ना, एग्जाम का नाम जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि और अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम का नाम बताया कि एग्जाम का नाम क्या है, एग्जाम का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 सेक्शन लगे हैं, लेकिन इसमें 3 ही सेक्शन रहते हैं। देखो, एक लैंग्वेज का सेक्शन है A और B, एक डोमेन का सेक्शन है आपका, ठीक है ना, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक जनरल टेस्ट है। ठीक है, एग्जाम जो है वो कितने स्लॉट्स में होता है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। ठीक है, और एग्जाम की आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको किधर जाना है, कौन से सेंटर में एग्जाम है, क्या है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या रहता है। सो आपके पास ना एक्चुअल में लैंग्वेज अगर आप चूज करते हो, अब हिंदी चूज कर सकते हो, इंग्लिश चूज कर सकते हो, देख लेना कॉलेज क्या कह रहा है। देखो अधिकतर DU जो है, DU कहता है कि आपका लैंग्वेज में इंग्लिश ले रखी है तो एडमिशन दूंगा। ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, तो फिर आपको इंग्लिश का, अगर DU जाना चाहते हो तो इंग्लिश का पेपर देना ही देना है, उसकी तैयारी करनी ही करनी है। और अधिकतर कॉलेजेस कहते हैं कि लैंग्वेज में इंग्लिश ली है तो एडमिशन मिलेगा। सो इंग्लिश को आपकी तैयारी करके चलनी चाहिए आपको। और इंग्लिश में क्या रहेगा, आपको ना 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन में से कोई भी 40 क्वेश्चन आपको बेटा सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्या करना है, कोई भी 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 50 में से, है ना, यहाँ पे लिखा भी है आउट ऑफ 50। कोई भी अगर आप 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं, और इसमें आपको रहता क्या है, इसमें ना आपके पास 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 45 मिनट्स का टाइम होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 40 क्वेश्चन करके आओ। अगर आप सही जवाब दोगे तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, और अगर क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाओगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें 40 × 5 है ना, 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर आपका होता है। ऐसे ही अगर हम डोमेन की बात करें बेटा, तो डोमेन में क्या होता है, 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो आपको करने होते हैं। 50 या 45 के करीब आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 35 या 40 क्वेश्चन करने। और जनरल टेस्ट में क्या होता है बेटा, है ना, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन आता है क्वेश्चंस में से, है ना, कोई भी ऐसे 50 का जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर आपको जो 13 लैंग्वेज मिल रही है वो कौन सी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये वो 13 लैंग्वेजेस जो है ना आपका एग्जाम इनमें से किसी भी अगर आप देना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम के हैं, हम कैसे देंगे एग्जाम। तो बेटा रीजनल लैंग्वेजेस में भी दे सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के हो, आप अपना फॉर्म फिल करते वक्त बस सिलेक्ट कर लेना, तो आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो पूरा हिंदी में ही आएगा, हिंदी में ही जवाब देना होगा। हाँ, ये मानकर ये समझ लो, ठीक है, कि अंग्रेजी एक भाषा है तो अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में ही आएगा। ये मत सोचना कि इंग्लिश का पेपर भी हिंदी में आ जाएगा, नहीं 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 नहीं। ठीक है, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा, फ्रेंच पढ़ोगे तो फ्रेंच का पेपर फ्रेंच उसमें ही आएगा। ठीक है, सो लैंग्वेज है। डोमेन, हाँ, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते आए हो वो फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह क्या हो जाएगा, वो आपका फिर वहां पे गणित का पेपर होगा, भूगोल और ये सब सब्जेक्ट्स हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए, सो ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात आती है कि मैम हमें, ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमें ना इनमें से ये सभी पेपर देने होते हैं, इनमें बहुत सारी चॉइसेस हैं, हम इतने इतने पेपर मैक्सिमम दे सकते हैं। ये भी समझ में आ गया कि कौन सा पेपर देना है, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, कौन सा एग्जाम दूं, कौन सा ना दूं, कौन से सब्जेक्ट का पेपर दूं, ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जाके किस कॉलेज में कौन सा कोर्स करना चाहता हूँ, वो देखना पड़ेगा मुझे। सब समझ में आ गया। अब बात यहां पर ये आती है कि लैंग्वेज और इन सब का सिलेबस क्या, पढ़ना क्या रहता है इसमें। तो बेटा देखो, अगर मैं लैंग्वेज के बारे में बोलूं तो लैंग्वेज का जो सिलेबस होगा उसमें ना आपको क्या करना रहेगा। इंग्लिश के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको ग्रामर और आपकी वोकैब जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई। ठीक है, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। आपका लैंग्वेज का पेपर में यही सब आने वाला है। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो डोमेन में क्या आने वाला है। अब सोचो कोई बच्चा जो है वो BSc या BCom वगैरह या इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको जाहिर सी बात है आपको देखना पड़ेगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है BCom ऑनर्स लेने के लिए मैथ्स होना चाहिए, है ना, अकाउंट्स का पेपर दिया हो तुमने तो जरूरी है। तो आप फिर उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करो कि DU मेरे को उन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे क्या देगा, उन्हीं के स्कोर के बेसिस पे मुझे एडमिशन देगा, है ना। तो अब आपको अगर समझ में आ गया कि मुझे मैथ्स का पेपर देना है, मुझे अकाउंट्स का पेपर देना है, मुझे इको का पेपर देना है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें पढ़ाई कहाँ से करूँ, कौन सी किताब से करूँ। तो बेटा NCERT ही आपका क्या है, आपका यहाँ पर एकमात्र उपाय है सभी दिक्कतों का। चाहे फिर आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, मेडिकल से हो, कहीं किसी स्ट्रीम से हो, NCERT को अपना गुरु मान के चल लो।
एनसीईआरटी जितना अच्छे से समझ सकते हो, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो अपने कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ, प्रैक्टिस लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इस एग्जाम के लिए। स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके वो आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो आप क्या क्या करके चलना है आपको ना, आपके जो भी डोमेन की जब भी आप तैयारी करो तो आप एनसीईआरटी उठा करके चलो, ठीक है, चाहे फिर आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे। अब जनरल टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो बेटा जनरल टेस्ट के लिए तो देखो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और रीजनिंग के अलावा आपको मतलब स्टैटिक जीके ये सब आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो आपका सिलेबस यही है, इससे कुछ अलग है नहीं, और मैं आपको बता भी चुकी हूँ है ना, आपका जो कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने सवाल करने हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से होगी आपकी एक्चुअल में बढ़िया से तैयारी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भाई हमें करना चाहिए तो कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से सीयूईटी हिंदी मीडियम की टीम खास तौर पर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लेकर के आई है विजय बैच, जिसके अंदर आपकी पूरी जो इसकी सीयूईटी की है, बल्कि क्लास 12th की जो है वो भी तैयारी करवाई जा रही है। सो गाइज आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि अभी हम लोग का स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोग और बढ़िया से डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, है ना। और क्या कहते हैं, कम से कम रकम में आप एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स में अपना एडमिशन पक्का कर सकते हो, जिसमें तैयारी पूरी तरीके से करवाई जाएगी, केवल 12th नहीं सीयूईटी की भी। और हमने पिछली बार भी जितने बच्चों को पढ़ाया था वो सारे बच्चे आज बहुत अच्छे अच्छे टॉप के कॉलेजेस में, किरोड़ीमल में, हंसराज में, डीयू के बेस्ट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो आप भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको बस पता नहीं है कि उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके लिए भी किताबें अवेलेबल हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल हैं। तो बेटा ऐसा ना हो कि आपके सपने जो हैं वो सिर्फ सपने ही रह जाएं, उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो कीजिए, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे हैं मिलकर के, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे जो अड्डा 24/7 का जो ऐप है या तो वहां जाइए, या फिर आप यहाँ पे साइट पे आकर के ऑल कोर्सेज में जाकर के अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो आपको सीयूईटी हिंदी मीडियम, है ना, यहाँ पे देखिए सीयूईटी हिंदी मीडियम का आपको पूरा कोर्स नजर आ जाएगा। और हिंदी मीडियम में अगर आप साइंस से हैं, आप आर्ट्स से हैं, या फिर अगर आप केवल लैंग्वेज और केवल जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से कोर्स ले सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आपका जो कोर्स है उसमें एनरोल हो जाना है। ये विजय बैच अभी हमारा आया है ना, तो अगर मैं इसमें एडमिशन लेना चाहते हो आप, तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा। आपको बस क्या करना, आपको यहाँ पर एक कोड आप यूज कर सकते हो, जो जिससे आपका जो फीस है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वो कोड मैं आपको बता देती हूँ। वो कोड जो है वो है Y830। ये कोड आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। भारी से भारी डिस्काउंट आपको मिलेगा Y830। ये कोड लगा करके आप यहाँ पे कोड लगाओगे तो ये कोड कूपन कोड है, कूपन कोड लगाओगे तो आपको प्राइस जो है वो और भी कम हो जाएगा। एंड मिनिमम, है ना, एक मिनिमम अमाउंट में आपको क्या होगा, एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये तो आपके लिए क्लियर होगा ही। और अब देखो टाइम रहते हुए समझो चीज़ों को, है ना, कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि अभी भी हम बैठ के सिर्फ सपने देखते रहे, सोचते रहे। अब हमें करने की बारी आ चुकी है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें एक्चुअल में उठ करके मेहनत करनी पड़ेगी। सो जल्दी से इस बैच में एनरोल हो जाओ। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है सीयूईटी की, ठीक है। हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी चल रही है। सो देरी किस बात की है, ठीक है। मिलेंगे आपसे विजय बैच के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।